પોલિસી જે રીતે જાહેરાત કરવામાં આવી છે એ અંતર્ગત આપણે ચર્ચા કરીએ। फेडरल बैंकના ईडी आशुतोष खजूरिया अपनी साथ जोड़ाई गया है। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स आपके लेना चाहेंगे। थर्ड टाइम जो कि गवर्नमेंट ने कहा है अर्जुन आस आए, कैसे आप एक व्यू रख रहे हैं पॉलिसी के बाद? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर पहले अनुमानित थे उसकी तुलना में तो वो ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो प्रोजेक्शन है 5.1 की, उसको उन्होंने रिवाइज किया इस वर्ष के लिए 5.4%। तो 30 बेसिस पॉइंट का उन्होंने रिविजन किया, और उसका मुख्य कारण जो रहा है वो मॉनसून की वजह से, या यूं कह लीजिए कि सप्लाई आपूर्ति की कमी की वजह से सब्जियों के भाव में जो वृद्धि हुई है, और उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा Q2 यानी इस तिमाही में रहेगा, जब आपकी अगली क्रॉप आएगी सब्जियों की, जो कि अपेक्षित है सितंबर अक्टूबर में। तब तक कम से कम ये अनिश्चितता जरूर रहेगी, और उससे टोटल जो असर पड़ा है, पूरा जो मुद्रास्फीति का जो एक प्रोजेक्शन था पूरे वर्ष का, उसको उन्होंने रिवाइज किया। उनको इनफैक्ट आरबीआई को उसको रिवाइज करना पड़ा, यूं कहें, क्योंकि ये अपेक्षित नहीं था। तो ये विपर्जय से अगर हम उसकी शुरुआत देखें, और उसके बाद एल नीनो का प्रभाव कह लें, जो भी उसकी वजह से यद्यपि टोटल रेनफॉल प्रोबेबली में हैव बीन क्लोजर टू नॉर्मल, लेकिन उसका जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसका वितरण है, वो काफी स्क्यूड रहा है। मतलब आपका उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाकों में बहुत ज्यादा होना, और डेक्कन प्लेटो में कम होना, और फिर नॉर्थ ईस्ट में भी कम होना, उसकी वजह से कुछ रेन फेड इलाके जो हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं। और कई जगह ज्यादा बारिश होने की वजह से क्रॉप डिस्ट्रॉय, क्योंकि एक टमाटर का जो एक बड़ा प्रोड्यूसर है वो गुजरात है, मतलब आंध्र प्रदेश के अलावा। तो गुजरात में अतिवृष्टि की वजह से जो है वो क्रॉप फसलें जो है वो प्रभावित हुई हैं सब्जियों की, और कई दूसरी जगहों में कमी होने की वजह से, बारिश की कमी होने की वजह से प्रभावित हुई हैं। सबसे बड़ा जो आज की पॉलिसी का एक यूं कहना चाहिए कि एक झटका शब्द अगर उसके इस्तेमाल करें, क्योंकि जो अपेक्षित नहीं था, अनपेक्षित कदम था, वो था इंक्रीमेंटल सीआरआर। जी सर, साथ ही साथ जानना चाहेंगे आईसीआरआर के बारे में, जो आपने भी मेंशन किया ओपनिंग कमेंट्स में। वो जो मेजर यहाँ से लिए गए हैं, क्या आपको लग रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा, या फिर क्रेडिट साइकिल हेल्दी करने के लिए ये डिसीजन लिया है? मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जो हम क्रेडिट ग्रोथ का आंकड़ा देख रहे हैं, उसको हम एचडीएफसी लिमिटेड का जो क्रेडिट है, जो एचएफसी था और बैंकिंग सेक्टर में नहीं शामिल था, वो मर्जर के बाद अब वो बैंकिंग सेक्टर के क्रेडिट में आ रहा है। तो अगर आप वो 6 लाख करोड़ के करीब की राशि हटा दें, तो भी वैसे ग्रोथ तो डबल डिजिट में है ही है क्रेडिट ग्रोथ। उसके मर्जर के पहले भी जो है 13-14% के करीब की क्रेडिट ग्रोथ थी, लेकिन वो जो 16 दिख रही है, तो उसमें कुछ कारण ऑप्टिकल भी है, क्योंकि वो एक नॉन बैंकिंग से वो बैंकिंग में वो पूरा का पूरा फिगर आ गया, पूरा एसेट्स जो है वो आ गए। तो बेस में वो शामिल नहीं है, क्योंकि बेस में शामिल नहीं, इसलिए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जब आप देखते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है, ज्यादा सबल नजर आती है। तो आई थिंक दूसरा विकल्प हो सकता था, वो होता रेट हाइक का, बट रेट हाइक का जो असर होता वो एक लंबे समय का असर होता। लिक्विडिटी सक्शन करने का जो एक टेम्पररी तरीका है, जो लेफ्ट के माध्यम से होता है, लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन, जिसको हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं। आरबीआई जो है एमएस उसके स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के माध्यम से, जो अपना एसडीएफ के माध्यम से जो सिस्टम से लिक्विडिटी लेती है, जो आज की तारीख में 6.25 के रेट में, 6.25% के रेट में जो है वो एब्सॉर्ब कर रहे हैं, वो टेम्पररी मेजर होता है। आरबीआई ने कोशिश की थी 14 दिन का वीआरआरआर लाना, वेरिएबल रिवर्स रेपो ऑक्शंस, लेकिन उसमें मार्केट बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं थी, और उसमें काफी उन्होंने खुद कहा इस चीज को, आज के उनके स्टेटमेंट में था कि बड़ी ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स था उसका 14 दिन वाला। और जब उन्होंने वही चीज वीआरआरआर 3-4 दिन के लिए किया, तो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स था। इसका मतलब ये था कि सिस्टम थोड़ा सा डरा हुआ था कि हम लंबे समय के लिए अपनी लिक्विडिटी आरबीआई के पास अगर डाल देते हैं 14 दिन के लिए, तो हमको कहीं लिक्विडिटी टाइटनेस की स्थिति ना आ जाए।
तो बैंकिंग सिस्टम जो था वो इसके लिए तैयार नहीं था कि हम 14 दिन की लिक्विडिटी जो है वो पार्ट विद करें। तो उन्होंने ये कोशिश की कि हम 3 दिन 4 दिन के लिए अगर आरबीआई लेती है तो उसमें दें। तो शायद वो एक कारण रहा होगा कि आरबीआई ने सोचा कि अब हम आप अगर उसमें नहीं आ रहे हैं ऑप्शन में वीआरआर में, तो हम ही आपसे जो है करीब 28 दिन के लिए लगभग, मेरे ख्याल से तारीख है 12 अगस्त से लेके और 8 सितंबर तक, तो ये करीब होगा 20 और 8 28 दिन। तो 28 दिन के लिए हम आपसे लिक्विडिटी सीधे सीधे ले ही लेते हैं। जितनी आपकी जो डिपॉजिट बढ़े हैं उन डिपॉजिट्स का 10% हम आपसे ले लेते हैं, इम्पाउंड कर देते हैं। तो ये अल्टीमेटली शायद वीआरआर के माध्यम से अगर बैंक दे देते ये लिक्विडिटी तो शायद उनको 6.5% के आसपास का रिटर्न मिल सकता था। 648 649 के करीब रिटर्न मिलता है, यहाँ आपको 0 रिटर्न मिलेगा। तो ये जरूर कॉस्ट के रूप में आ गया। तो लिक्विडिटी तो हटाना चाहते थे, एक एक दो दो दिन के लिए जो कर रहे हैं एसडीएफ के ऑप्शंस और उसके थ्रू जो लिक्विडिटी जा रही है, उससे आरबीआई ने चाहा कि नहीं, ये शायद इन्फ्लेशन को उतनी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो सिस्टम से हमको पूरी लिक्विडिटी हटा ही लेनी है। तो उन्होंने 28 दिन के लिए ये एक जो मेजर है ये दिया, और ये सर्टेनली बैंकों के लिए कॉस्ट का मेजर है। 800-900 करोड़ की करीब बैंकों की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, और वो अगर ट्रांसमिट करते हैं अपने नए लोन्स में कम से कम, या पुरानों में जिसमें रीसेट अभी ड्यू है, और उनमें अगर ये उसको वो ट्रांसमिशन करते हैं इसका, तो निश्चित रूप से ऋण महंगा होगा, क्रेडिट जो है वो महंगा होगा। वो इनडायरेक्ट प्रभाव वही होगा जो रेट हाइक का होगा। रेट हाइक में क्या है कि ऑटोमेटिकली रेपो लिंक लोन होने की वजह से तत्काल जो है पास ऑन हो जाता है। यहाँ बैंक सोचेंगे कि कितना पास ऑन करना है, कितना जो है डेफिनेटली। उसमें। ठीक है, और सर लास्टली जानना चाहेंगे रूरल ग्रोथ और डिमांड को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आगे कैसे देख रहे हैं? तो हम कह सकते हैं कि भारत काफी भाग्यशाली रहा अब तक, तो कि लगातार पिछले 4 वर्षों से हमारे यहाँ कोई मौसम की वजह से ऐसी वैगरी कृषि क्षेत्र में नहीं आई। तो हमारे जो मानसून था कम से कम लगातार 3 वर्षों तक सामान्य रहा, और बारिश भी अच्छी खासी हुई, तो उससे रबी के लिए जो जमीन में, भूमि में जो नमी चाहिए, या जो रिजर्वायर्स में पानी का जो लेवल है, सरोवरों में जो जल का स्तर है, वो भी अच्छा बना रहा। इस बार भी यद्यपि बहुत ही स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये पहला वर्ष हम देख रहे हैं 4-5 वर्षों के बाद जहां हमको इस तरह का मौसम की प्रतिकूलता देखने में नजर आ रही है कि एक और बहुत ज्यादा बारिश, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उस इलाके में, और दूसरी ओर बारिश की कमी पूर्वोत्तर भारत में और अपने डेक्कन प्लेटो में, जो हमारा दक्षिण का पठार है, खासतौर से केरल का जो पृष्ठभाग है, तेलंगाना है, इन सब जगहों में थोड़ी बारिश की कमी रही है। तो ये इसका स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं रहा है। लेकिन जो अतिरिक्त बारिश हुई है, जहां भी एकदम से बारिश आई है और वो वितरित नहीं हुई है, उसने कम से कम सरोवरों का जो जल स्तर है वो काफी अच्छा बना के रखा है, वो पिछले वर्ष से ज्यादा है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो आगे पता नहीं अभी मानसून पूरा मौसम अभी पूरा बीता नहीं है वर्षा का। अभी हम अपेक्षा करते हैं कि ये एक आध वेव और आएगी, और इसको रिचार्ज करेगी दोबारा रिजर्वॉयर्स को। और अगर वैसा होता है तो शायद खरीफ में जरूर उसका नुकसान होगा कि उपज कम होगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं जो आंकड़े आ रहे हैं बुआई के आंकड़े भी जो है वो धान के लिए कम से कम तो काफी अच्छे हैं, मतलब वो लगभग पूर्ववत हैं। जो गत वर्ष की स्थिति थी लगभग वैसे ही हम इस वर्ष भी हैं। उसमें जो शुरू में कमी देखी जा रही थी वो लेट रेन्स आने की वजह से वो बाद में कैचअप हुआ। आवश्यकता है कि वो उनको पर्याप्त जो है वो पानी मिले, मतलब एक आध रेनफेड इलाके में बारिश हो जाए, और जो जहाँ पे सिंचाई के माध्यम से होता है वहां पर जो है वो जल स्तर बना रहे। तो ये एक उम्मीद की जा सकती है, बट कीपिंग फिंगर्स क्रॉस जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। लेट्स सी, अभी 1 महीना कम से कम ये मौसम अभी और क्लोजली वॉच करने लायक है, देखने लायक है। लेकिन हाँ, अगर बारिश की वजह से रिजर्वायर्स में पानी अच्छा रहता है तो रबी के लिए काफी अच्छी शुभ संकेत।